माना अपनी जेब से फकीर है। ओ, फकीर नहीं है, सब्सक्राइबर कम है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, हमने गारंटी ली थी कि आपके 80 में से 75 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। तो उस सीरीज का पहला लेक्चर आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, जिसमें हम अपनी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को करेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व का अंत। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व आपको पता होगा क्या होता है। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है। का अंत, ये आपके चैप्टर का नाम है। देखो, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय विश्व, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में हो दो ध्रुवीय विश्व का अंत। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लो कि दो ध्रुवीय विश्व क्या होता है। दो ध्रुवीय विश्व से पहले ये देखो कि विश्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कि एक ध्रुवीय विश्व, जिसमें एक ध्रुवीय विश्व, दूसरा दो ध्रुवीय विश्व, तीसरा बहुध्रुवीय विश्व। देखो, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है जब एक समय पे, क्या है, एक समय पर एक महाशक्ति हो, एक महाशक्ति हो। ध्यान रखना, ये विश्व की बात हो रही है कि एक समय पे पूरी विश्व में एक महाशक्ति हो, तो एक ध्रुवीय विश्व होता है। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि एक समय पे, क्या है, एक समय पर दो महाशक्ति हो। मतलब पूरी दुनिया में एक समय पे दो महाशक्ति का होना दो ध्रुवीय विश्व होता है। बहुध्रुवीय विश्व होता है कि एक समय पे दो से अधिक महाशक्ति हो, दो से अधिक महाशक्ति हो का होना। ठीक है, अब देखो, एक ध्रुवीय विश्व जो है ना, आज का समय क्या है, आज का जो समय है ना, आज का समय एक ध्रुवीय विश्व है। और एक ध्रुवीय विश्व में लीडर कौन है, यहाँ पे ध्यान रखना, किसके पास पूरी शक्ति है, कौन महाशक्ति है, यूएसए आज के डेट में महाशक्ति है। ठीक है, सुपर पावर। डन है। दूसरी अगर बात करें, दो ध्रुवीय विश्व क्या था, दो ध्रुवीय विश्व आपको ध्यान रखना 1945 से लेके 1991 तक है। भैया किसी किसी बुक में ना 92 भी दे रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1991 92 दोनों ही माने आता है। ठीक, और इस समय में महाशक्ति कौन था, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों महाशक्ति थी। डन है। अब बहुध्रुवीय विश्व, आने वाला समय होगा, क्या होगा, आने वाला समय। देखो, आने वाले समय में ना ध्यान रखना, कई सारे देश महाशक्ति के रूप में उभर के आ सकते हैं, जिनमें से आपका यूएसए तो है ही, साथ में चाइना, साथ में जापान, साथ में भारत और रूस। ये सभी देश भी क्या है, आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले समय क्या होगा, बहुध्रुवीय विश्व होगा, जहां पे दो से अधिक महाशक्तियां होगी। ठीक है, होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई दो ध्रुवीय विश्व क्या होता है, एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है और बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो हमारा चैप्टर है ना, दो ध्रुवीय विश्व का अंत है। क्या है चैप्टर, दो ध्रुवीय विश्व का अंत। मतलब अब इसमें क्या पढ़ेंगे, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो ध्रुवीय विश्व का अंत से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीय विश्व क्या था। दो ध्रुवीय विश्व क्या था, क्या था, या फिर कैसे, और ये भी कह सकते हो कैसे बना, कैसे बना और कैसे खत्म हुआ, कैसे
खत्म हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इरेज होते हैं कि भैया दो ध्रुवीय विश्व क्या था, कैसे बना और कैसे खत्म हुआ। जो क्या था ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि 1945 से लेके 1991 तक ना दो ध्रुवीय विश्व था। यहाँ पे एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर क्या थे, एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया के सामने आए थे। लेकिन अब भैया पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो यूएसए एंड यूएसएसआर ये ही महाशक्ति क्यों बने, क्या कारण थे। ठीक है, इन सबको देखते हैं। तब तक आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस चीज की शुरुआत होती है विश्व युद्ध से। किससे? विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध अभी तक पूरी दुनिया में कितने हुए हैं? विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2। आने वाला समय कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिले। क्यों? क्योंकि क्या परिस्थितियां चल रही है आपको पता है, और हो सकता है देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम भी है क्योंकि आज के डेट में कोई भी देश आपस में डायरेक्टली लड़ते नहीं है। ठीक है, और अमेरिका ऐसे सुपर पावर से तो कोई लड़ने की कोशिश करेगा भी। ओके, तो हम देख लेते हैं ये दो जो विश्व युद्ध है वो कैसे और किन के बीच में हुए और कब हुए। सबसे पहला ध्यान रखना, फर्स्ट इसको कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। ये आपने अपनी 10th 9th बुक्स में पढ़ा होगा कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। डन है। कहां से हुआ? 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। दूसरा वर्ल्ड वॉर देखते हैं। दूसरा विश्व युद्ध ये आपका हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। अब हमको देखो ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ही पढ़ना है। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर ना दो संगठन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? दो संगठन, जिसमें से एक संगठन था आपका मित्र राष्ट्र। क्या था? मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र वाले राष्ट्र ये कौन से हैं? मित्र वाले। ओके, दूसरा है आपका धुरी राष्ट्र। ध्यान रखना ये दोनों संगठन है। अब इन दोनों संगठन के अंदर कौन कौन से देश हैं? इसके अंदर आपका आता है पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस। धुरी राष्ट्र के अंदर आपके 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों क्या थे? धुरी राष्ट्र में थे। अब देखो आपने वर्ल्ड वॉर सेकंड देखा। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या होती है? अब यहाँ पे ना हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो चीजें होती है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई। यहां हो रही है लड़ाई। और अब भाई लड़ाई हो रही है तो लड़ाई का एक अखाड़ा होगा। क्या होगा? अखाड़ा, जो कि क्या था? यूरोप। यूरोप था लड़ाई का अखाड़ा, कह सकते हैं। लड़ाई यहीं पे हुई थी यूरोप के अंदर ही, क्योंकि आपको ये सारे राष्ट्र ज्यादातर जो देखने को मिलेंगे यूरोपीय राष्ट्र हैं, यूरोपीय देश हैं, तो इन सब में ही लड़ाई होती। ठीक, अब यूरोप में लड़ाई होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में लड़ाई होती है इन देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में यहाँ पे आप देखो ये होते हैं लूजर। कौन होते हैं? लूजर, मतलब ये इस वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं। और ये होता भाई हमारा विनर, मतलब भैया जीत गया। क्या है? विजेता। ये भैया बन गया हमारे विजेता। कितने देश जीते हैं?
4 देश देखो भैया, देश नंबर 1, देश नंबर 2, देश नंबर 3, देश नंबर 4, ये चारों देश मिलकर क्या हो गए हैं, विजेता, विनर विनर चिकन डिनर। ठीक है, भले पबजी खत्म हो गया लेकिन डिनर तो इन्होंने भी किया, क्योंकि ये भी क्या थे, पुराने चावल। ठीक है, और जीत गए। इसके बाद आपके ये चारों जीत गए और ये तीनों हार गए। अब देखो युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध जो खत्म होता है ना, उसमें भाई आपको जापान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जापान, और आपने ये भी सुना होगा कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। तो जापान के ना 2 शहरों, क्या 2 शहरों जो कि आपके हैं हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका नाम था लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, फैट मैन। अगर हिंदी अनुवाद करें तो मोटा, हिंदी अनुवाद करें तो छोटा लड़का और मोटा आदमी, ये 2 नाम के बम गिराए गए थे जापान के 2 शहरों पे, किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। अब भैया बात आती है कि ये बम तो गिरा दिए गए, लेकिन बम कब गिराए गए, तो बम गिराने की अगर मैं तारीख देखूं तो 6 और 9 अगस्त, और साल आपको पता ही है, एंड कब हो रहा है विश्व युद्ध, 1945 में। ठीक है, 1945 में जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा ये कह के परमाणु बम गिराए गए कि भाई जापान क्या कर रहा है, मानव नरसंहार जैसे वेपन बना रहा है और मानव नरसंहार की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ऐसे वेपन बना रहा है जिससे इंसान एक वेपन बन जाएंगे और वो इंसानों को खत्म करेंगे। ठीक, ये कह के जापान ने, ये कह के अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बम गिराए और जापान का बुरी तरीके से खात्मा कर दिया। और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, चारों देशों ने सरेंडर कर दिया और ये लोग भैया जीत गए। अब देखो इसके पीछे भी ना एक राजनीति थी। देखो अमेरिका इस संगठन का देश है, क्या है, इस संगठन का एक देश अमेरिका। लेकिन आप देखो अमेरिका ना परमाणु बम गिराने जा रहा है, किस पे गिराने जा रहा है, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया भैया अमेरिका ने, परमाणु मारा, इस पे क्या मारा, परमाणु बम। अब मैं आपको बता दूं कि जो है ना जापान, यूएसएसआर के बगल में पड़ता है, क्या है, अगल बगल में ही, मैप देखोगे तो ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, आसपास का एरिया पड़ेगा। और यूएसएसआर को ना बिना बताए, अब देखो ये क्या है, मित्र है, मित्र, ये जो है इन दोनों को तो बताता है, ब्रिटेन को और फ्रांस को बताता है कि भैया ऐसा है, मैं जापान पे परमाणु बम मारने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर को नहीं बताता, क्यों, क्योंकि हो सकता है भैया आपके पड़ोस में परमाणु बम गिराने जा रहा हूं, आप कहो ना ना मत मारो भैया, हम पे भी बाधा आ सकती है, हो सकता है इसके न्यूक्लियर, इसकी परमाणु ऊर्जा हमारे यहां तक आ जाए। ठीक है, इसको देखते हुए यूएसए ने यूएसएसआर को नहीं बताया कि भैया हम जापान के 2 शहरों में परमाणु बम मारने जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा हो सकता है भैया कि यूएसए को पता था कि युद्ध के बाद हम दोनों देश क्या बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, और अगर यूएसएसआर को थोड़ा सा भी दबाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पड़ोसी पे बम मारने पड़ेंगे भैया, ताकि हम ये दिखा सके कि भाई तुम्हारे पड़ोसी को मार सकता हूं ना, तो ध्यान रखना तुमको भी मारने की क्षमता है हमारे अंदर। ठीक, तो ये चीजें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा। बाकी अब देखो आपको मैं बताऊं कि ये चारों जीते हैं, लेकिन ये दोनों महाशक्ति बने। आपने पहले पढ़ा था कि 2 महाशक्ति है सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों महाशक्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं ये दोनों कहाँ के देश है, जरा देखो, ये दोनों है यूरोपीय देश, क्या है, यूरोपीय देश। और यूरोप क्या था, युद्ध का अखाड़ा, और यूरोप हो गया था पूरी तरीके से तबाह। ये दोनों में क्या हो गए थे, जीते तो लेकिन तबाह हो गए भैया। ठीक है, तबाह हो गए हैं, संसाधन खत्म हो गए हैं, इसीलिए तो भैया 1945 के बाद ही आप देखोगे 1947 में भारत भी आजाद होता है। क्या होता है, भारत आजाद, क्यों, क्योंकि इसमें से एक देश है यहाँ पे भैया ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन, और ये कमजोर पड़ गया, संसाधन कम हो गए, अपनी जगह ही सीमित नहीं रही, अच्छी नहीं रही, तो भैया दूसरों को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, इसलिए ब्रिटेन ने इसके बाद धीरे धीरे देशों को आजाद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाकी यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके परिणामों को ना, युद्ध के जो परिणाम निकलते हैं, परिणामों को हम आगे देख लेते हैं, इतने इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने।
देखो अगर आप लिख ना पाओ ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मार्कर कहाँ चले गए? चलो ठीक है, अब मार्कर तो मैं ले आया हूँ। अब देख लेते हैं विश्व युद्ध के परिणाम क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम। अब भैया परिणाम आपको क्या देखने को मिले थे? ठीक है, वो हमने वैसे तो देखा था, बाकी देख लेते हैं यहाँ पे आप लिखित में क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला परिणाम आपको देखने को मिलता है मित्र राष्ट्र की विजय। ठीक है, दूसरा परिणाम आपको देखने को मिलता है धूरी राष्ट्र की पराजय। तीसरा है यूरोप की तबाही। चौथा परिणाम यूएसए एंड यूएसएसआर का महाशक्ति बनना। पांचवा परिणाम जापान पर परमाणु हमला। छठा, इसके बाद ही आपको देखने को मिलता है शीत युद्ध का आरंभ। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। पहले क्या देखने को मिलता है भैया? देखो यहाँ पे मित्र राष्ट्र मैंने आपको बताया था, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सभी क्या होते हैं? विजय बन जाते हैं भैया, विनर। ठीक है, दूसरा जापान, जर्मनी, इटली, ये बनते हैं भैया पराजय, ये हो जाती है इनकी हार। तीसरा यूरोप, यूरोप जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप क्या था? युद्ध का अखाड़ा, युद्ध का अखाड़ा। देखो भाई, अखाड़ा अगर गलत लिखा हो तो ज्यादा जाना नहीं, लेकिन एक बार ध्यान रखना कि आप स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं करते हैं। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटेंगे। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की एक खासियत है कि स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं कटते। लेकिन अगर भैया किसी का नाम है, जैसे मान लो कि अगर गोरबाचेव लिखने के लिए आया तो गोरबाचेव ही लिखोगे ना भैया, गोरबाचोव तो नहीं लिख दोगे। अगर नाम में गलती होती है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, तो युद्ध का अखाड़ा बना था। अब इसके बाद क्या हुआ था कि यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दो देश देखो जीते चार है, लेकिन ये दो देश महाशक्ति के रूप में बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये भी क्या है, इनके साथ ही तबाह हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये पांचों के पांचों ही देखो सारे के सारे क्या थे? यूरोपीय देश थे। क्या थे ये? यूरोपीय देश। इसीलिए ये सारे के सारे तबाह हो गए और ये दोनों देश क्या हुए? महाशक्ति के रूप में सामने आए। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जापान के दो शहरों क्या पे, हिरोशिमा और नागासाकी,
इन दोनों पे क्या होते हैं, परमाणु हमले होते हैं और परमाणु बम गिराए जाते हैं। कौन से, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये दो परमाणु बम गिराए गए थे। किसने गिराए थे, ध्यान रखना, यूएसए ने गिराए थे दोनों परमाणु बम। किसने गिराए, यूएसए ने। और कब गिराए थे, 6 और 9 अगस्त 1945। इस दिन पे जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय फैट मैन नाम के परमाणु बम गिराए गए थे। मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लेना। क्यों, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में कि जापान के किन दो शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे। तो किस पे गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी पे। परमाणु बमों का नाम क्या था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, और कब गिराए गए थे, 9 और 6 अगस्त को। ठीक है, 9 और 6 दोनों को गिराए गए थे एक एक बम। डन है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, शीत युद्ध का आरंभ होता है। देखो, शीत युद्ध का आरंभ मतलब शीत युद्ध। अब शीत युद्ध है क्या, आरंभ का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग। देखो मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध जो है ना, 1945 से लेके 1991 के समय को शीत युद्ध का समय कहा जाता है। क्या है, आपकी बुक में पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था वो, अब ये फर्स्ट है, लेकिन पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। मतलब एक ऐसा समय जहां पे शीत युद्ध चल रहा था। ठीक, अब शीत युद्ध का दौर क्या था, ये देखो, शीत युद्ध आया तो भैया शीत युद्ध को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। शीत युद्ध क्या था, क्या समय है इसका, और कैसी परिस्थितियां थी। शीत युद्ध 1945 से लेके 1991 के समय को शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध क्या होता है, एक समय होता है जिसमें हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भैया युद्ध की सिचुएशन है। क्या है, युद्ध की सिचुएशन, लेकिन युद्ध नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों के कारण युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों देशों को पता होता है कि भाई युद्ध में अगर युद्ध हुआ तो कोई जीतने वाला नहीं है, दोनों का नुकसान क्या होगा, बराबर का होगा, और ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। इससे क्या होगा, हम दोनों का लॉस ही होगा, हम दोनों किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। इसीलिए युद्ध वो करते ही नहीं है, लेकिन हमेशा लगा रहता है कि भैया युद्ध होने वाला है। क्या होता है, युद्ध होने वाला है। इसी समय काल को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं, जहां पे हमें हमेशा लगता है कि भैया युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता। और आसान शब्दों में अगर आपकी डेफिनेशन लिखवाऊं तो क्या आएगी कि एक ऐसा समय जहां सभी को लगता है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसान शब्दों में कि एक ऐसा समय जहां सबको लगता है कि भैया युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ठीक है, ये तो था हमारा शीत युद्ध। अब हम देख लेते हैं कि शीत युद्ध के समय ना क्या क्या चीजें हो रही थी दोनों महाशक्तियों के बीच में। जो दो महाशक्ति है ना, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास युद्ध की स्थिति। क्या है, युद्ध की स्थिति। दोनों देशों को लगता था कि भैया युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता था। दूसरा, हथियारों की होड़। दोनों देश आपस में हथियार बनाने की होड़ रखते थे कि हमारे पास ज्यादा हथियार होने चाहिए, हमारे पास ज्यादा हथियार होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतना ही हम सेफ होंगे। क्योंकि भाई अगर हमारे पास
बंदूक मिसाइलें सब कुछ है, तो सामने वाला देश ना हमसे लड़ने से पहले सोचेगा कि भैया अगर हम इनसे लड़ने जाएंगे तो ये हम पे मिसाइल मार सकते हैं, दूर से ही खत्म कर देंगे, हो सकता है। ठीक है। तीसरा, तनाव जैसी स्थिति, तनाव की स्थिति। चौथा, संघर्ष की स्थिति। ठीक है। देखो तनाव क्या होता है कि दोनों को लगता है भैया टेंशन है कि युद्ध हो सकता है, क्या है, टेंशन है, कि टेंशन में रहते हैं कि युद्ध हो सकता है जब मर्जी। और चौथा संघर्ष है कि भैया दोनों कंपटीशन करते रहते हैं चीजों को लेके, कि भैया हो सकता है कि आने वाले समय पे मैं इसको पिछाड़ दूं और दो ध्रुवीय विश्व था ना, कि हम एक ध्रुवीय विश्व बन जाए, हम महाशक्ति बन जाए। ठीक, इन दोनों की कंपटीशन भी चलती रहती थी, भाई कंपटीशन होगा तभी तो हम दोनों में से कोई एक आगे जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो सीरीज भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कि भैया क्या वो कारण थे जिनके कारण जो ये दोस्त थे, भैया कहते हैं यहाँ पे दोस्त, कहते हैं ये दोस्त, ये दोस्त, वो दोस्त दोस्त ना रहा, दुश्मन बन गया भैया, क्या कारण थे, इन सब चीजों को जानना है। इतने आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर 2 मिनट में हम इन सब चीजों को भी जान लेते हैं। तो चलिए फटाफट से अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के कारण। क्या है, शीत युद्ध के कारण, कि भैया क्या कारण थे कि ये शीत युद्ध हुआ, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध होता है, किसके बीच में हुआ है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध हुआ है। और ये दोनों क्या थे, मित्र, घनिष्ठ मित्र। इन्होंने ये गाना बताया था, बता देंगे तने मेरे दोस्त तेरे मित्र, मित्र वाला गाना गाया था। लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, दोस्त दोस्त न रहा। इसके पीछे क्या कारण है, कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक साथ एक ही थाली में लड़े, एक ही गुट में लड़े, एक ही थाली में खाया, सब कुछ किया, वो क्या हो गए, दुश्मन, कट्टर वाले। क्या कारण थे, चलो जानते हैं फटाफट से। सबसे पहला कारण भैया विचारधारा। देखो मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर एंड यूएसए, इन दोनों की विचारधारा क्या थी, डिफरेंट थी। देखो यूएस की पहले विचारधारा देख लेते हैं, फिर देख लेंगे यहाँ पे यूएसएसआर की विचारधारा। यूएसए की विचारधारा थी आपकी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा पूंजीवाद। तीसरा उदारवाद। ये तो है आपकी यूएसए की विचारधारा। दूसरा यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवाद और समाजवाद। जरा आप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों की विचारधारा कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही। इसीलिए सबसे पहला कारण ही हमारे सामने समझ में आता है कि भैया विचारधारा दोनों की अलग अलग थी, इसीलिए हो सकता है दोनों में धीरे धीरे क्या बन गई हो, दुश्मनी बढ़ गई हो। क्यों, क्योंकि भाई दोस्त हैं, लेकिन अब बात नहीं बनी, दुश्मनी भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा है कि भैया वर्चस्व कायम करना। क्या है, वर्चस्व कायम करना। अब आप सभी को पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, दो महाशक्तियां सामने आई थी, और दोनों महाशक्तियां
पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी और ये एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती थी कि भैया मैं महाशक्ति बनूं, मैं 1 नंबर पर रहूं, मैं 1 नंबर पर रहूं। ठीक है, ये दोनों ने क्या चाहा, देखो दोनों महाशक्तियां अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए भी शीत युद्ध हुआ था कि भैया, इसीलिए क्या हुआ था शीत युद्ध, कि दोनों के दोनों अपना वर्चस्व कायम करनी थी। दोनों ये नहीं सोच रहे थे कोई बात नहीं हम दोनों ही तो है भैया, मित्र बन के रहे थे, विचारधारा ही तो अलग है, तुम अपना डेवलपमेंट करो, हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। जो हम युद्ध में पैसा लगा रहे हैं उसकी जगह हम पैसा कहाँ लगाए, डेवलपमेंट में। ये नहीं सोचा इन्होंने सोचा कोई बात नहीं हमें टॉप पे रहना, क्या रहना है, टॉप पे। ठीक है, तीसरा जरा देख लो फटाफट क्या है। तीसरा है आपका विरोधी प्रचार। अब भैया विरोधी प्रचार को आप इस तरीके से समझ लो कि यूएसए कहता था, यूएसए का कहना था कि सोवियत संघ समाजवाद का दिखावा करता है। क्या करता है, समाजवाद का दिखावा करता है और वहां लोगों को कोई अधिकार नहीं है, लोगों को कोई अधिकार नहीं है। और देखो यूएसए ने तो ये कहा, लेकिन यूएसएसआर क्या कहता था, यूएसएसआर इसका कहना था कि यूएसए लोकतंत्र का दिखावा करता है, का दिखावा करता है। क्या करता है, लोकतंत्र का दिखावा करता है और वहां लोगों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं होते, लोगों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं होते। ठीक है, देखो इन दोनों की बात देखो, दोनों भले दोस्त थे शुरुआत में, लेकिन यूएसए क्या कह रहा है कि भाई यूएसएसआर ना क्या करता है, समाजवाद का दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है, समाजवाद का दिखावा कर रहा है, लेकिन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, लोगों के पास अधिकार नहीं है। हद तक ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे इसकी विचारधारा में क्या है, इसकी प्रणाली में क्या है कि समाजवाद है और साथ में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। सच है, लेकिन इस सच के एक पहलू दिखाया जा रहा है, एक पहलू नहीं दिखाया जा रहा है। और वहीं यूएसएसआर कहता है कि भैया अब आपका जो यूएसए है वो लोकतंत्र का दिखावा कर रहा है। दिखावा किसी से कर रहा है, लोकतंत्र का, लेकिन यहाँ पे लोगों के विकास के लिए काम नहीं करते हैं। किसके लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि है आपका यूएसए का परमाणु कार्यक्रम। देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूएसए ने ना जब जापान पे परमाणु हमला किया था तो ब्रिटेन और फ्रांस को तो बताया, लेकिन यूएसएसआर को, अपने दोस्त को नहीं बताया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि भैया अगर मैं आपके पड़ोसी पे परमाणु हमला कर सकता हूं ना, तो आप पे भी आने वाले समय पे परमाणु हमला कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों के चारों पॉइंट। और इन्हीं कारणों से क्या हुआ था, शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, शीत युद्ध इतने लंबे समय तक चला।
अगर इनमें से कोई भी एक दो कारण नहीं होते, जैसे कि मान लो अगर जापान पे परमाणु बम मारने से पहले यूएसएसआर को बता दिया जाता भाई हम उस पर परमाणु बम मारने जा रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी देख लेना, क्या देख लेना, सेफ्टी, तो हो सकता है भाई इनकी दुश्मनी आगे नहीं बढ़ती। या फिर ये लोग मान लो भाई विचारधारा सबके अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी विचारधारा सेम मिले, बट मान लो अलग अलग है, बट हम किसी का विरोधी प्रचार नहीं कर रहे भाई, कह रहे कोई बात नहीं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट से भाईचारे से आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये चीज भी अगर होती तो क्या होता कि शीत युद्ध देखने को नहीं मिलता, हो सकता है हमारे विश्व का और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होता। और अगर वर्चस्व के बारे में लोग नहीं सोचते कि भाई आगे बढ़ना है, अकेले अकेले बढ़ो, क्या बढ़ो, अकेले अकेले, सबको साथ लेके बढ़ो ना भाई, आप दो लोग हो, दोनों सक्षम हो, दोनों इतने सक्षम थे कि पूरी दुनिया का और ज्यादा विकास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ना सोच के हथियार ज्यादा बनाए, संसाधन ज्यादा खर्च कर दिया हथियारों पे। इसीलिए आज अभी आप आगे भी देखोगे कि क्या होता है इसके साथ, क्या होता है यूएसआर के साथ, क्या होता है यूएसए के साथ। ठीक, और बाकी देखो विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, फटाफट से आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भैया इन दोनों जो देश है, इन दोनों देशों के अपने संगठन, और इसके बाद हम लास्ट देखेंगे बर्लिन की दीवार। ठीक है, या फिर हम पहले देख लेते हैं बर्लिन की दीवार, इसके बाद इनके संगठन देख लेंगे। ठीक, देखो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है, बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार जो है ना, क्या है मैं आपको बता दूं, शीत युद्ध का आरंभ की शुरुआत है और दो ध्रुवीय विश्व के बंटवारे की शुरुआत है। इसके बाद क्या होता है कि बर्लिन की दीवार में एक पूर्वी भाग होता है, एक पश्चिमी भाग होता है। एक तरफ आपके सोवियत संघ के देश होते हैं जो सोवियत संघ को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ के देश होते हैं जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं। ठीक, और बर्लिन आपको पता है एक देश है, उसको बीच में से एक बहुत ही लंबी दीवार खींची जाती है। ठीक, एक बहुत ही लंबी दीवार खींची जाती है जो कई सौ किलोमीटर लंबी होती है, और इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या चीजें है क्या चीज नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं बर्लिन की दीवार को। देखो बर्लिन की दीवार जो है, देखो सबसे पहले तो देखो ये ना एक देश को दो भागों में बांट दिया करती है, एक देश को दो भागों में बांटती है। एक तरफ आपका जो होता है वो होता है पूर्वी खेमा, जहां पे आपको यूएसएसआर के सपोर्टर होते हैं, क्या होते हैं, यूएसएसआर के सपोर्टर। दूसरी तरफ पश्चिमी खेमा, यहाँ पे यूएसए के सपोर्टर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इस हिस्से पे यूएसए का दबदबा था, इस वाले हिस्से पे यूएसएसआर का दबदबा था। ये जो पूरी दीवार है, ध्यान रखना, पूरी की पूरी दीवार 150 किलोमीटर लंबी है। क्या है, 150 किलोमीटर लंबी, पूरे देश में फैली हुई है। और ये कब बनी थी, 1961 में बनी। टोटल 28 सालों तक चली थी। कब तक चली है, 28 सालों तक, मतलब 28 साल तक दीवार रही। जो ये दीवार है कहां तक रही है, 28 साल तक रही है। अब देखो, अब खुद जोड़ के बताओ मेरे को कि ये दीवार गिरी कब होगी। तो ये दीवार गिरी कब थी, ध्यान रखना, ये दीवार 1989 में गिरी थी। ठीक है, 1979 में दीवार गिरी। और इसी समय को क्या मान लिया जाता है कि भैया दो ध्रुवीय विश्व के अंत की शुरुआत क्या होती है, दो ध्रुवीय विश्व जो है ना, इसकी अंत की क्या हो रही है, शुरुआत होती है बर्लिन की दीवार को गिरने से। तो ये बर्लिन की दीवार है, गिरती है। इसके बाद जो जर्मनी होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है। तो देख लेते हैं, ये सब तो हमने देख लिया। अब भैया आगे जो हमारा होने वाला है, हमने जैसे देखा पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा, तो पूर्वी खेमे में
कौन कौन से संगठन थे, जरा ये देखते हैं। पूर्वी खेमे में क्या था? वार्सा पैक्ट। क्या था? वार्सा पैक्ट। ये एक सोवियत यूनियन था। क्या था? सोवियत। वार्सा पैक्ट सोवियत संगठन या सैन्य संगठन में कह सकते हो आप, सैन्य संगठन। इसका मकसद क्या था? कि पूरब में यूएसए के दबदबे को आने से रोकना। ठीक, और ये बना कब था? ये भी ध्यान रखना, बनने की ईयर 1955 में बना था ये। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं जरा पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमे के कौन कौन से संगठन थे? इसके भैया 3 संगठन थे। सबसे पहला संगठन नाटो, दूसरा है सीएटो, तीसरा है सेंटो। अब ये तीनों संगठन, एक आपका बना 1949 में, एक बनता है 1954 में, एक बनता है 1955 में। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है, तीनों बने कब है। इसके बाद इन तीनों की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, इसकी है आपकी दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका है केंद्रीय संगठन। ठीक, इसका क्या आता है? केंद्रीय संगठन। इनके फुल फॉर्म याद रखना, दोबारा बोल दे रहा हूं। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, केंद्रीय संधि। ठीक है, तीनों की फुल फॉर्म, तीनों बने कब है? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट ध्यान रखना, इनके बनने के बाद ही बना है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो है आपका क्या है, ना ही वार्सा पैक्ट बचा है, ना ही आपका सेंटो बचा है, ना ही सीएटो बचा है। सिर्फ बचा है तो क्या बचा है? नाटो बचा है। नाटो के देश अभी भी हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद ना मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि देखो ये, अब ये जो है ये तो 2 भागों में बटे हैं। अब ये जो है तो ये 2 भागों में बटे हैं। इसको हम बोल देते हैं पहली दुनिया। क्या बोलते हैं इसको? पहली दुनिया। इसको बोलते हैं दूसरी दुनिया। अब भैया ये दुनिया को यहाँ पे भी सही कर लेना, दुनिया थोड़ा इधर गलत हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के कोई नंबर कटने वाले नहीं है। और इस तरीके से पूरी दुनिया जो है 2 भागों में बट गई थी। और इसी समय ना मैं आपको बता दूं, इसी समय पे, जिस समय पे ये सारी चीज चल रही है, बहुत सारे नए देश आजाद हुए थे। क्या हुए थे? आजाद। और इन्हीं में से एक देश था भारत। क्या था? भारत, जो कि आजाद होता है 1947 में। कब होता है? 1947 में। अब आप मेरे को डेट बताना कि भारत किस डेट को आजाद हुआ था। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बच्चे को। जिसको नहीं पता वो समझ लो भैया डूब के मरने की स्थिति आ चुकी है आपकी। क्या डूब के मर जाओ, वो भी कहाँ पे? चुल्लू भर पानी में। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि भारत कब आजाद हुआ था, इसका मतलब आपने पूरी 11th बर्बाद करी है। बचपन से लेके अभी तक बर्बाद ही गया है भाई। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि हम कब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, डूब के तो मरना ही है तुम्हें। ठीक, ओके। अब हम देख लेते हैं कि भारत आजाद हुआ, कई सारे देश आजाद हुए, तो इनके सामने ना एक चुनौती आती है कि भैया इस देश में जाए या इस देश में जाए। ठीक है, मतलब हम सोवियत संघ को सपोर्ट करें या हम सपोर्ट करें यूएसए को। तो ये सभी देश और भारत मिलके एक तीसरा संगठन बनाते हैं जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये कब बनता है? 1961 में। और इसको देखा जाता है एज अ तीसरी दुनिया। क्या देखा जाता है? तृतीय दुनिया, या फिर आप यहाँ पे तीसरी दुनिया भी लिख सकते हो भैया। तीसरी दुनिया आसान शब्दों में कहे तो। ठीक, अब इसके अंदर कौन से देश आते हैं? इसके अंदर वो देश आते हैं
जो ना ही भैया अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, ना ही सोवियत संघ को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आते हैं। अब इसमें आने के कई सारे फायदे हैं। इसमें आने का सबसे पहला फायदा कि अगर मान लो लेट सपोज इसमें कोई नहीं आता है, कोई इसके साथ जाएगा, तो यूएसए इसकी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? जो यूएसए के साथ है, यूएसए का दोस्त है, इसकी मदद करेगा। यूएसएसआर मदद नहीं करेगा। और कोई यूएसएसआर में जाता है, इसके गुट में जाता है, तो यूएसएसआर मदद करेगा, यूएसए मदद नहीं करेगा। लेकिन सोचो कोई यहाँ गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, मतलब ये किसी भी गुट में नहीं गया, ना इसके साथ गया ना इसके साथ। अब इसको लेट्स सपोज मान लो इंडिया, ठीक है, इसको क्या होगा कि दोनों संगठन, दोनों देश अपनी तरफ खींचने के लिए लालच देंगे, ऑफर्स देंगे, पैसे देंगे, ठीक है, सारी कोशिश होगी और सपोर्ट करेंगे। करेंगे सपोर्ट, कोई एक देश नहीं कर रहा है, दोनों देश कर रहे हैं। फायदा देख रहे हो कितना फायदा है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे फायदे हैं, इसमें से कुछ फायदा ये भी है कि भैया जो इसमें आया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, उसका सबसे पहला मानना था कि भाई आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पे स्वतंत्र विदेश नीति रख सकते हो, मतलब अपनी बात खुद ही रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे महाशक्ति बना, और क्या वो कारण थे कि सोवियत संघ आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भैया आज आप वर्ल्ड मैप देख लो, वर्ल्ड मैप में आपको कहीं भी सोवियत संघ देखने को नहीं मिलेगा भाई। आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलेगा? हो सकता है सोवियत संघ के देश देखने को मिल जाए, और सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा देश है जिसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता दो फटाफट से। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं।